आइए सुनते हैं संगीता झा जी की कहानी आपकी मुन्नी। अगर विधान रचने वाले विधना जैसी कोई चीज़ है तो शायद उसी ने यह तय किया होगा कि मुन्नी भी एक बार दुनिया की चपेट में आने के बाद स्वेच्छा से भी सब त्याग कर उस दायरे से निकल नहीं पाएगी। मुन्नी के जहन में बहुत सी छवियां हैं जो कंप्यूटर से तराश कर एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, मसलन आजी, बब्बा जी और बहुत सारे किरदार जो जिंदगी में मायने रखते हैं। बचपन में दादी कहती थी कि स्त्री का कोई घर नहीं होता, घर तो पति का होता है, उससे पहले बाप और भाई का और उसके बाद बेटे का। स्त्री तो सिर्फ शरणार्थी है। तब मुन्नी सोचती, आजी तो कहीं से शरणार्थी नहीं लगती, बल्कि अपने ही घर में बब्बा जी मेहमान की तरह चुपचाप बैठे रहते थे। दादी यानी आजी कहती कि हम ब्राह्मण हैं, हमें देवताओं की बातें पता रहती हैं, हम जो कहते हैं वो सच हो जाता है। बब्बा जी के पूर्वज पंडित जागेश्वर ठाकुर सतलखा मिथिला प्रदेश से थे। काम की खोज में वो महाराष्ट्र प्रदेश तक आ गए। चंदोरी ग्राम में एक पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रहे थे। कामठा में भोसले का शासन था और कामठा के ही सूबेदार ने लगान नहीं पटाया था। इससे राजा के सिपाही सूबेदार को हथकड़ियां पहनाकर हंटर से मारते हुए राजा के पास ले जा रहे थे। सूबेदार, जिसका नाम चिमना बहादुर था, ने पेड़ के नीचे पंडित को पूजा करते देखा तो उसके पैरों में गिर पड़ा। पंडित जागेश्वर ठाकुर को यह अंदाजा भी नहीं था कि सूबेदार को क्यों और कहाँ ले जाया जा रहा है। इन्हें तो यह भी नहीं मालूम था कि चिमना बहादुर सूबेदार था। उन्होंने पैर छूने वाले को आशीर्वाद दिया, जा, तू जिस काम के लिए जा रहा है वो सार्थक हो जाएगा और तेरी तरक्की भी हो जाएगी। तभी चिमना बहादुर ने देखा कि नदी के किनारे की एक बड़ी सी चट्टान को पंडित जी ने बड़ी आसानी से अपने हाथों से उठाकर दूसरी तरफ रख दिया। चिमना बहादुर के हाथ बंधे थे, इससे वो ये देखकर चला गया। जैसे ही चिमना राजा के दरबार में पहुंचा, राजा पूजा कर रहा था। राजा भोसले शंकर जी का भक्त था और नियम से पूजा के बाद हर दिन एक अपराधी को माफ करता था। चिन्ना को पूजा के तुरंत बाद देखकर उसने न केवल माफ़ी बल्कि साथ में उसे तरक्की भी दी। चिमना बहादुर दौड़ता हुआ बेन गंगा के किनारे बैठे पंडित की खोज में आया। पंडित जी के पैरों में गिरकर उसने वहीं रुकने की गुजारिश की और एक गांव की मालगुजारी भी प्रदान की। इस तरह बब्बा जी के पुरखे उस गांव में बस गए। ये बात स्वयं बब्बा जी ने मुन्नी को बताई थी। मुन्नी बचपन से ही आशीर्वाद और श्राप पर बहुत विश्वास रखती थी। ये बात और है कि जैसे जैसी बड़ी होती गई उसकी रुचि खुजराहों की मिथुन मूर्ति की कमर, हेमा मालिनी की आंखें, परवीन बाबी की जांघें, जीनत अमान के चोली से झांकते स्तन आदि विषयों पर बढ़ती चली गई और अभिशाप, श्राप और जाति में विश्वास कम होता गया। बाबूजी तो आज की बातों में विश्वास ही नहीं करते थे। अपनी मुन्नी से हमेशा कहते, आदमी की पहचान उसकी काबिलियत है, ना कि उसका जाति धर्म। कौन कहता है स्त्री का घर नहीं होता? ये घर तो तेरा ही है। ऐसी बकवास बातें करता कौन है? मुन्नी धीरे से कहती, आजी, तो खिलखिलाकर हंसने लगते। आजी को बाबूजी विशेष प्रिय थे क्योंकि बाबूजी 3 बेटियों के बाद पैदा हुए थे। बाबूजी आजी पे जोर से चिल्लाते, अपने दिमाग का कचरा मुन्नी पर डालने की ज़रूरत नहीं है। कान खोलकर सुन ले माँ, मुन्नी मेरा गुरूर है। आजी कौन सी अपनी शान में कमी होने देती। तुरंत हाजिर जवाब, एक नेहरू हमारे घर में भी पैदा हुआ है जो अपनी पगली बेटी को इंदिरा गांधी बनाने में लगा है। यूँ तो आजी यानी दादी भी अपनी मुन्नी को बहुत प्यार किया करती थीं। जहाँ उनके सपने अपनी मुन्नी को एक बड़े मालगुजार की गहनों में सजी और पैसों से खेलती बहू बनाने की थी, वहीं बाबूजी उसे सफ़ेद एप्रन पहने, गले में स्टेथोस्कोप लगाए, बड़ा डॉक्टर बने देखना चाहते थे। ये मुन्नी और बाबूजी के बीच की एक अजब सी चाहत थी जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी था। जहाँ बाबूजी उसे बेटों से बढ़कर कभी प्रधानमंत्री तो कभी डॉक्टर बनने की सलाह देते, तो वहीं कभी उसे छाती से चिपका कर रोने लगते कि बेटियां तो पराई अमानत है, कैसे इसे विदा करूंगा। मुन्नी झल्लाने लगती। बाबूजी, अम्मा, आजी सब कुछ मनचाहा खुशहाल परिवार में गोते लगा रही थी कि ड्राइवर ने स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चढ़ा दी। कल की मुन्नी बौखला उठी और भूल गई कि अब वो डॉक्टर सुनीता है। जोर से ड्राइवर पर चिल्ला उठी। वापस वर्तमान में आने में बड़ी तकलीफ हुई, पर यह तो जीवन का सत्य था। उसे आज दिखाने वाले बाबूजी कई सालों तक जो बीत गया उसी कल में उलझे हुए थे। बचपन में बाबूजी का संसार बहुत बड़ा था। मुन्नी के अलावा प्लांट के दोस्त, अड़ोस पड़ोस, पेड़ पौधे, सब्जी वाले, काम वाली, घी हल्दी खोआ, सामने से गुजरता राहगीर, बरसात के बाद का इंद्रधनुष, गांव के नौकर, रिश्ते की बहनें, बचपन के दोस्त, दर्जी, धोबी और न जाने क्या क्या, सबकी जिंदगियों से खुद को बांध रखा था। हम लोग जितना अपनी जिंदगियों में सिमटना चाहते हैं, बाबूजी उतना ही रायता फैला देते। बाबूजी की सोच व जिंदगी अनूठी और अनोखी थी, जिसे उन दिनों भी कोई नहीं समझ पाया था और ना ही उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी उनके अपने उन्हें समझ पाए हैं। बाबूजी की गालियाँ, उलाहने उनका प्यार करने का एक तरीका था, पर सुनने का समय और इच्छा किसे थी। इसके बावजूद सच्चाई ये थी कि जिंदगी की रिले रेस के पहले धावक बाबूजी ही थे।
उन्होंने ही हमारे हाथ में डंडी थमाई थी। शायद दुनियाई नज़रों में हम इस रेस में जीत गए, लेकिन पहले धावक को जब हम ही भूल गए तो लोग क्या याद रखते। बाबूजी का अपने बच्चों को पालने का तरीका बिल्कुल अलग और अनोखा था। उसमें हमेशा उनकी सनक समाई रहती थी। बच्चे ने अगर केले खाने की फरमाइश की तो दर्जनों केले कपड़े सुखाने की रस्सी पर टांग दिए। अम्मा को गोभी खानी थी तो 1 बोरे गोभी घर पर हाजिर थी। फिर क्या था, 15 दिन सबने गोभी खाई और अम्मा की खिंचाई अलग। एक दोस्त की दर्जन भर भैंसें थीं और वो खोए का व्यापारी था। जिस दिन उसकी बिक्री नहीं होती वो क्विंटल भर खोया बाबूजी के पास रखकर पैसे लेकर चला जाता। अम्मा उस खोए की गुजियाँ और मिठाई बना बना कर थक जाती थी। बच्चे खोए को बड़ी घृणा की नज़र से देखते थे और मजबूरन अड़ोस पड़ोस में खोए की मुफ्त सप्लाई होती। लोग मुफ्त का खोआ भी इस तरह लेते मानो बाबूजी पर एहसान कर रहे हों। चावल रखने के लिए 1 ड्रम की ज़रूरत थी और बाबूजी महीने भर की तनख्वाह से 15 ड्रम उठा लाए। मुन्नी का कमरा पहले ही उन ड्रम से भर गया। बाद में ड्रम में भरने के लिए 15 ड्रम चावल मंगाया गया। चूहों ने चावल के ड्रम पर लगभग ओलंपिक के हर खेल से मुन्नी का जीना दूभर कर दिया। बाबूजी के ड्रम, खोए, चावल, इन सब के चक्कर में बच्चों की ज़रूरतों की चीज़ों से समझौता करना पड़ता था। इससे बचपन में तीनों बच्चों का खून खौलता रहता था। बाबूजी ज़्यादा जुड़े हुए थे अपने दूर के रिश्तों के भाई, भाभी, बहनों और उनके बच्चों से। मुन्नी तो समझ ही नहीं पाती थी कि ये कैसा प्यार है। जिसे चाहते हैं उसे डांटते हैं, उसकी चीज़ें छीन कर दूसरों को देते हैं और दूसरों के सामने उसे नीचा गिराते हैं। यहाँ तक कि मुन्नी कक्षा 5वीं तक कभी कभी बिस्तर पर पेशाब कर देती थी तो उसे सुधारने या परेशान होने के बजाय हर आने जाने वाले के सामने मुन्नी को जलील करते। जो उनके दूर दूर के गरीब रिश्तेदार थे या उनके गांव से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी तन मन धन से मदद करते। बाहर वाले सभी उन्हें भगवान का दर्जा देते थे। इसी विरोधाभास में बचपन बीत गया। बाबूजी की इस सनक का ज़्यादा असर उनके बेटों पर पड़ता था। बाबूजी उनके लिए अगर नए जूते लेते तो उन्हें मीलों दौड़ाते। इसके पीछे भावना थी कि पैर मजबूत होंगे। पूरे परिवार को पैदल चलाने में बाबूजी का कोई सानी नहीं था। कहीं भी घूमने जाने की बात होती तो बाबूजी की पुरजोर कोशिश ये रहती कि पूरा परिवार रेलवे स्टेशन तक सामान उठाकर पैदल चले। देखा जाए तो दोनों पति पत्नी की मोटी तनख्वाह के बाद भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बाबूजी की सनक के सामने सबको घुटने टेकने पड़ते। रिक्शे तांगे वाले से इतना मोल भाव करते कि वो भी भाग लेते। दोनों भाई शर्मसार हो जाते। मुन्नी ने अपना बचपन गांव में बिताया था, इससे उसकी मोटी चमड़ी पर ज़्यादा असर नहीं होता था। उन्हें लगता यदि उन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा सुख सुविधा दे दी तो वो बिगड़ जाएंगे और उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। हर 2 महीने में नाई को घर बुलाकर बच्चों का सर मुंडवा देते थे। भाइयों के दोस्तों में मजाक बनता, उन्हें घर से बाहर निकलने में शर्म आती थी। इन सब विचित्रताओं के बावजूद वो एक बड़े प्यारे बाबूजी थे। अपने बच्चों को जी जान से चाहते थे। उनकी हर संभव कोशिश होती थी कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई करें। बच्चों के लिए उस समय की उपलब्ध हर पत्रिका घर पर आती। अमर चित्रकथाओं और बॉल पॉकेट बुक्स का घर पर अंबार लगा देते। खेलने के लिए अच्छी फुटबॉल, बैडमिंटन, महंगा क्रिकेट का बल्ला, हॉकी और खेल के जूते सब बिना मांगे घर पर उपलब्ध करा दिए जाते थे। बच्चों को दूध तो वो पानी की तरह पीने पे मजबूर करते थे। गणित की पुस्तक खोलकर सुबह से रात तीनों बच्चों को गणित के सवाल बार बार छुट्टी के दिन करवाते। उनका मानना था कि गणित के सवाल बार बार करने से बच्चों का दिमाग तो कंप्यूटर की भांति हो जाता है। बच्चे तो बड़े होशियार हो गए, पर इसका श्रेय उन्होंने अपने आप को दिया। बच्चों का ये मानना था कि बाबूजी के इतने संकीपन और पागलपन के बाद ही हम इतनी अच्छी तरह पढ़ पाए। शायद बाबूजी ने उस माली को नहीं देखा था जो बड़े जतन से एक आम का पौधा लगाता है और खाद और पानी से सींचकर बड़ा करता है, लेकिन मीठे आम का हकदार तो कोई और ही होता है। बाबूजी ने तो 1 नहीं 3-3 पेड़ लगाए थे। उनके पेड़ फल फूल कर औरों के पेड़ों की तुलना में कहीं ज़्यादा फले, पर फल तो दूर, बाबूजी को उन फलों की महक भी नहीं मिली। अपने ही बच्चों से चिढ़ने लगे थे बाबूजी। मुन्नी का सारा बचपन अपनी बाहों में झुलाने वाले बाबूजी ने मुन्नी की उंगली को भी थामने से इनकार कर दिया। जब तक अम्मा जिंदा थीं, बाबूजी और बच्चों के बीच एक पुल बंद दूरी को कम करने की कोशिश करती रहती थीं। अम्मा के जाने के बाद शायद बाबूजी की इस भावना का पुरजोर फायदा उठाया उनकी ही केयर टेकर ने। घर पर बचपन से ही देखा कि अम्मा हमेशा दबी दबी सी, कुड़ी कुड़ी सी रहती थी। कभी अम्मा बाबूजी को एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे नहीं देखा। मैं मुन्नी भी अपने बाबूजी से निशर्त प्यार करती थी, सो अम्मा के दर्द को समझ ही नहीं पाई। आज समझ ही नहीं आता कि मेरी जैसी स्वावलंबी स्त्री अपनी ही माँ के प्रति इतनी निर्दयी कैसे बनी रही। अम्मा की ही तरह एक गाय घर पर ज़रूर रहती थी, वो भी अम्मा की तरह देना ही जानती थी। जब खुश तो दूध और नाराज तो गोबर। एक बार वो गाय पेट से थी। गाय के गर्भवती होने को उन दिनों गाभिन होना कहते थे। शायद गर्भ से ही गाभिन होना आया होगा।
मैं मुन्नी गाय के पास बगीचे में बैठी थी। अचानक मैंने जो देखा वो आज तक मुझे डॉक्टर बनने के बाद भी सपने में हिला देता है। गाय के पिछले अंग से उसके बच्चे का सर और 2 पैर बाहर निकले हवा में झूल रहे थे। एक मूक पशु मेरे सामने एक रहस्यमय संसार को अनावृत कर रहा था। बच्चा कैसे होता है, जाने कब से इस प्रश्न में जूझती। आखिरकार एक बार पूछ बैठी अम्मा से। पेट काटकर अम्मा ने हंसते हुए कहा और अपने पेट में एक निशान दिखाया। मैंने मान लिया और उसके बाद कुछ जानने की इच्छा भी नहीं हुई। घर पर वातावरण भी काफ़ी अच्छा था। कभी अम्मा बाबूजी को एक दूसरे का हाथ पकड़े नहीं देखा। जो बाबूजी मुन्नी के हीरो थे, उनके बारे में ऐसी बातें। लोग चटकारे ले लेकर बाबूजी की अय्याशी के किस्से मुन्नी को सुनाते। सुनकर धरती के अंदर घुसने की इच्छा होती। मन मानता ही नहीं था कि मेरे बाबूजी कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। अम्मा के मरने के बाद बाबूजी के लिए वही औरत जो अम्मा की केयर टेकर थी, बाबूजी के लिए खाना बनाने लगी। उसका घर भी बाबूजी के घर के पास ही था। अम्मा जीते जी उस सुखबती की बहुत तारीफ करती थी। अम्मा की पहली बरसी तक लगभग सब ठीक था। बाबूजी की चाबी उस सुखबती के हाथ में थी। वो चिल्लाती, मालिक। बाबूजी तुरंत जवाब देते, बोलो भाई। बाबूजी को अपनी मुन्नी से भी ज़्यादा सरोकार नहीं था। एक पल को तो लगा मानो मेरा सर्वस्व मुझसे छिन रहा है। अम्मा के बड़े बड़े झुमके सुखबती के कानों में। दिल तो बहुत जला, पर लोकलाज के डर से चुप रही। बाबूजी को मुन्नी ने बचपन से ही किसी के साथ नहीं बांटा था। अम्मा ने कभी हक जताया नहीं। बहनें बाबूजी की गायें थीं। मुन्नी अकेली बेटी थी, लेकिन अब लग रहा था कि रियासत छीनी जा रही है। पति ने समझाया, सोचो इस उम्र में कोई तो तुम्हारे बाबूजी की देखभाल कर रहा है। तुम तो खुद बहुत दूर जाके बैठी हो। रही बात झुमकों की, तो वो तो तुम जितने चाहे बनवा सकती हो। पति की बातों से दिल पर ठंडक पड़ी। बाबूजी एक्सरसाइज कर रहे थे। साइकिल चलाकर सब्जी लेने जा रहे थे। ये मालिक और बाई का किस्सा 2 दिनों तक चला। फिर बाबूजी के जहन में उनकी मुन्नी वापस आई। फिर पुराने बाबूजी बन मुन्नी के माँ बाप दोनों बन गए। पतिदेव मुझे 1 हफ्ते के लिए बाबूजी के पास छोड़कर वापस चले गए। बाबूजी उसे आवाज़ें दे देकर अपनी मुन्नी की पसंद की चीज़ें बनवाने लगे। वो भी कम घाघ नहीं थी और ना ही उसने कच्ची गोलियां खेली थी। वो एक मूक दर्शक की तरह मुन्नी और बाबूजी के प्यार को चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसके माथे की लकीरें और आंखों की बेचैनी ये स्पष्ट कर रही थी कि दिमाग में एक लंबी साजिश चल रही है, जिसे शायद समझकर भी मुन्नी अनजान बनी रही। मेरे उस प्रवास के दौरान बाबूजी से कई मिलने वाले आए और वो सबका ध्यान बहुत ही अच्छे तरह से रख रही थी। सब बाबूजी से ईर्ष्या कर रहे थे कि किस्मत तो देखो इनकी जो ऐसी केयर टेकर मिली है। बाबूजी बड़े खुश थे और बाबूजी का तो अच्छा ख्याल भी रखती थी वो। उसकी कुछ चालाकियों को नज़रअंदाज कर बाबूजी की खुशी को ज़्यादा अहमियत देते हुए मैंने यानी बाबूजी की मुन्नी ने उनसे विदा ली। वो मेरे और बाबूजी के बीच शायद आखिरी प्यार भरी मुलाकात थी। उसके बाद तो अपने ही बाबूजी को अपने विरुद्ध ज्वालामुखी बन नफरत का लावा ही उगलता पाया। समय चौकड़ियाँ भरता गया। 5 साल बीत गए। हर बार मैं मुन्नी बाबूजी से मिलने जाती, बाबूजी न केवल उसे स्वार्थी ठहराते बल्कि उसके चरित्र का भी गंदा चित्रण करते। मुन्नी ने भी मन महसूस कर नियति के आगे घुटने टेक दिए। लोग उसे फ़ोन पर ही छटकारे लेकर बाई के किस्से सुनाते और मुन्नी कान में तेल डाले बिना किसी रिएक्शन के सुनती रहती। फिर लगता कि ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिसे भेदना मुन्नी के बस में नहीं है। बचपन में बाबूजी ने बड़ी बड़ी सीखें दी थी, क्रांतिकारी बनाया था। स्त्री तो इस पूरे संसार की जनक है। उसमें प्रजनन की क्षमता होती है। पुरुष कहाँ से उसका स्वामी हो सकता है। अपने विचारों के इतने पक्के बाबूजी का ऐसा पतन मुन्नी की समझ से बिल्कुल परे था। अब उस सुखबती ने ऐसी चाल चली कि बाबूजी के दिमाग में ये भर दिया कि उनके उस सुख सुविधा संपन्न घर पर एक गुंडे की नज़र है और वो बाबूजी को मारना चाहता है। इससे बाबूजी इस घर को छोड़कर कहीं चले जाएं और वो पन्ना धाय की तरह उनके इस घर की रक्षा करेगी। बाबूजी पर उसकी तो बस खुमारी चढ़ी हुई थी। उन्होंने आंख मूंद कर उसकी बात मान उसे पन्ना धाय की उपाधि देते हुए वो घर छोड़कर अपने पुराने नौकर के साथ पुराने घर, जो पहले घर से करीब 40 किलोमीटर दूर था, वहां आकर रहने लगे। सुखबनी एयर कंडीशनर, फ्रिज, माइक्रोवेव, मिक्सर और गैस के मज़े अपने 4-5 साथियों के साथ ले रही थी। बेचारे बाबूजी पुराने घर में अपने पन्ना अध्याय के गुण गाते हुए हीटर में अपने लिए दलिया बनाकर खाते थे। वो यदा कदा आती, बाबूजी से पैसे ऐंठती, मीठी मीठी बातें करती। कभी अपने सर पर लाल रंग तो कभी कोहनी पर लाल रंग लगाकर बाबूजी से कहती कि गुंडे बाबूजी को ढूंढते हुए आए थे और सुखबती को मार कर चले गए। बाबूजी उसे शाबाशी देते और पन्ना धाय कहकर पुकारते। उससे दूर रहकर भी बाबूजी उसके मोहपाश में बंधे हुए थे। उसके लिए एक कार खरीद दी कि वो उस कार में बैठकर हर रविवार बाबूजी से मिलने आती रहे।
हर रविवार आते समय वो बाबूजी के लिए किसी होटल से एक बाल्टी भर इडली सांभर लाती और बाबूजी को बेवकूफ़ बनाते हुए कहती कि सुबह सुबह उठकर खुद उसने बाबूजी के लिए बनाया है। बाबूजी गदगद हो उठते और एक बार में बाल्टी भर इडली खा जाते और फिर 2 दिनों तक उल्टी की बौछार। इडली बाबूजी को सौंप वो उस कार में बैठ बाबूजी से पैसे ऐंठ तुरंत कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल लेती। झेलना सारा लाला राम को पड़ता। वो अगर इसकी शिकायत करता तो उसे भी गोलियों की बौछार। लाला राम की तनख्वाह बाबूजी का बड़ा बेटा भेजता था। अपने पैसों से बाबूजी लाला को एक ढेला भी नहीं देते थे, बल्कि उस महारानी सुखवती के आने पर बाबूजी की पुरजोर कोशिश ये रहती कि लाला अपने घर चले जाए। शुरू में बाबूजी उस सुखवती को लेकर कुछ दोस्तों से मिलवाने भी ले जाते और उसके शौर्य की झूठी गाथाएं अपने मित्रों को सुनाते, साथ ही बच्चों को ढेरों गालियां। लोग हंसते पर किसी के भी मुंह पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। बाबूजी की जमा पूंजी लगभग खत्म हो चुकी थी, साथ ही सुखवती का बाबूजी में इंटरेस्ट भी। बाबूजी के एक बड़े से हर सुख सुविधा से भरपूर मकान पर पन्ना धाय की तरह उसका कब्जा तो था ही, जो कभी छीना भी नहीं जा सकता था। उसके लिए बाबूजी ने लैंडलाइन फ़ोन और सेल फोन दोनों ही मुहैया करवाया था। उस मकान में उसने कुछ अश्लील काम करवाने भी शुरू कर दिए। पुलिस वाले, सरपंच, भ्रष्ट अधिकारियों को वो लड़कियां सप्लाई करने का धंधा भी करती थी। इन सभी के लिए बाबूजी के मकान का इस्तेमाल करती। भाइयों को इससे कोई सरोकार नहीं था। वो तो मुन्नी ही थी जो खबर मिलने पर दौड़ कर गई। बाबूजी के पुराने मकान पर जाकर उन्हें समझाने की कोशिश की तो बाबूजी ने मुन्नी के चरित्र पर ही लांछन लगा दिया। इधर सुखवती ने भी एक चाल चलना शुरू कर दिया था। उसने बाबूजी को एक कहानी में लपेटना शुरू किया कि वो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री राकेश सिंह के काफ़ी करीब हो गई है और सुखवती जात से यादव थी तो पूरी यादव कौम का समर्थन वो राकेश सिंह जी को आगामी चुनाव में दिलाएगी और बदले में सुखवती जी को मंत्री पद। अब कभी कभार ही बाबूजी से मिलने आती और गाड़ी घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के पास रोककर बाबूजी के पास आती। अब इडली सांभर की जगह एक डब्बे में खोए की मिठाई रहती। कार की तरफ इशारा कर कहती कि उस कार में मंत्री राकेश सिंह बैठे हुए हैं। इससे वो बाबूजी के पास रुक भी नहीं सकती। बाबूजी खुशी के मारे पागल हो जाते कि उनकी सुखवती अब मंत्री जी के साथ घूम रही है। ये वही बाबूजी थे जो कभी घर देर से आने पर अपनी ही मुन्नी से बिल्कुल सीआईडी अफसर की तरह सवाल जवाब करते थे। कितनी भी झूठी दलीलें दो, सच बाहर निकाल कर ही दम लेते थे। कभी वो आती और कहती कि वो मुख्यमंत्री की रैली में जा रही है। रोज अखबार पढ़ने वाले बाबूजी के दिमाग को तो जैसे पाला मार गया था। कोई भी इंसान इतना मूर्ख हो सकता है जो समझे कि उसके घर में से कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री जी कार में बैठे उनकी नौकरानी सुखवती की प्रतीक्षा करते हैं। अब धीरे धीरे सुखवती की कल्पनाओं में उसका चुनावी दौरा बढ़ता जा रहा था और बाबूजी से मुलाकातें कम। महीने में एक बार बाबूजी के पास पैसे लेने ज़रूर आती तो बाबूजी उसे अपने आलीशान घर, जिसमें वो अपने साथियों के साथ ऐश कर रही थी, के रखरखाव यानी मेंटेनेंस के तौर पे देते थे। बाबूजी का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। लाला राम भी थक चुका था। आस पड़ोस वाले जो कभी बाबूजी को उनकी दरियादिली की वजह से भगवान मानते थे, अब बाबूजी ना तो पैसों से किसी की सहायता कर सकते थे। आए दिन सुखवती के आने और उनकी कहानियां बाबूजी के मुंह से सुनकर अब बाबूजी हंसी के पात्र बन गए थे। अपनी खराब हालत से परेशान होने पर बाबूजी को फिर अपनी मुन्नी याद आई। हालांकि सुखवती प्रेम वैसा ही था, लेकिन सुखवती ने मुंह मोड़ लिया था। मुन्नी तो अपने बाबूजी की आवाज़ सुनने के लिए बेकरार थी। करीब 6 सालों बाद अपने लिए बेटा सुन उसके रोम रोम खिल उठे। चेहरे की खुशी देख पति और बेटियां हैरान हो गए। उन्होंने अपनी माँ को बहुत दिनों बाद इतना खुश पाया था। बाबूजी ने अपनी मुन्नी के पास आने की इच्छा जताई और ये भी कहा कि अपनी मुन्नी के सहारे के बिना वो मर जाएंगे। मुन्नी ने अपने बाबूजी को आश्वस्त किया। इसके बाद बाबूजी को अपने पास शिफ्ट कराने का सिलसिला आरंभ हुआ। लाला राम से बहुत मिन्नतें की गईं कि उसकी तनख्वाह भी दुगनी की जाएगी। डॉक्टर सुनीता किस्मत की बड़ी धनी थी। बड़ी बेटी अपना कमरा खाली करने के लिए तुरंत मान गई। अपने बचपन के मित्रों से बात कर बाबूजी को उसके शहर शिफ्ट कराने के लिए बड़ी गाड़ी और 6 लोगों का इंतज़ाम किया गया। ये सारा काम मुन्नी की चचेरी बहन मीनू ने किया। जब से बाबूजी अपना सब सुखवती को सौंप अपने पुराने घर आए थे, एक तरह से मीनू ही उनकी देखभाल करती थी। बाबूजी को 6 लोगों और लाला राम के साथ उनकी मुन्नी के घर के लिए विदा कर दिया गया। तो ये थी संगीता झा जी की कहानी आपकी मुन्नी। सुनने के लिए धन्यवाद।